दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी मौका में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देखिए, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन NCERT को मैं एक्सप्लेन करूँगा, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में, एड्स के बारे में, कैंसर, ड्रग और अल्कोहल के क्या कुप्रयोग हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर NCERT की लाइन है कि एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें हमारी बॉडी की कुछ ह्यूमर का बैलेंस बना रहता था। प्राचीन यूनानीवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त यानी ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र जो था वो विमर्शी और अनुभव पर आधारित विचारधारा थी। और ये जो हमारी बॉडी के ह्यूमर्स का अगर संतुलन बना रहे तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। ये बात जो थी एक प्रकार से हाइपोथेसिस थी, जिसे विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज की और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य की जो अच्छे तरल की परिकल्पना थी एक प्रकार से गलत सिद्ध हो गई। कुछ वर्ष बाद देखिए, जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम हमारी प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से भी प्रभावित होता है। देखिए, क्या किन किन चीज़ों से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। सबसे पहला आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार वे विकार हैं, वे डिसऑर्डर हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं और ये एक प्रकार से वंशागत होते हैं। आनुवंशिक विकार जीन या गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा देखिए, हमारा हेल्थ जो है वो संक्रमण से भी, इन्फेक्शन से भी प्रभावित होता है, क्योंकि संक्रमण के फलस्वरूप हमारे एक प्रकार के रोग हो सकते हैं और फिर उन रोगों से हमारी बॉडी की मॉर्फोलॉजिकल और जो प्रकार्यात्मक क्षति हो सकती है। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, इस चीज़ पर भी काफ़ी हद तक हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। हमारी जीवन शैली, जिसमें हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या फिर विश्राम करते हैं या व्यायाम करते हैं, वो भी एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका रियल चैप्टर शुरू होता है। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर होगा कि स्वास्थ्य आखिर है क्या। स्वास्थ्य का अर्थ जो है, WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की परिभाषा देखिए निम्नलिखित है कि स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर रोग नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। स्वस्थ उसे जब भी कहा जा सकता है जब वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, यानी कि उसके अंग प्रत्यंग ठीक से कार्य कर रहे हो, और मानसिक रूप से भी ठीक हो, उसे किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह ना हो। सामाजिक रूप से यानी कि समाज में भी उसका एक अच्छा स्टेटस हो, तभी हम उसे स्वस्थ कह सकते हैं। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे, अब देखिए, स्वस्थ व्यक्तियों का मतलब हेल्थ का जो स्वास्थ्य है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्वस्थ जो है, जब व्यक्ति स्वस्थ होंगे तो वो काम करने में अधिक सक्षम होंगे, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तो आर्थिक संपन्नता आएगी और स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। हमने पढ़ा स्वास्थ्य के बारे में। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, यानी ऐसा आहार जिसमें सभी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक जो एलिमेंट हैं वो पर्याप्त मात्रा में हों, हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और नियमित व्यायाम महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास भी इम्पोर्टेंट बताया जाता है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता। देखिए, रोगों के बारे में और रोगों का शरीर पर, हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करके संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण यानी प्रतिरक्षीकरण किया जाना चाहिए और अपशिष्टों का समुचित निपटान। रोग वाहक के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा।
का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देखिए, जब शरीर के हम पढ़ेंगे रोग के बारे में। रोग क्या होता है? तो जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब हमारी बॉडी का कोई अंग या सिस्टम जो है वो ठीक से कार्य ना कर रहा हो तो हम फिर कुछ चिन्ह और लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं, जिस स्थिति को हम स्वस्थ नहीं बोल सकते और हम कहते हैं कि हमें रोग हो गया है। तो रोग क्या है? रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी बॉडी के अंग प्रत्यंग ठीक से कार्य ना कर रहे हों। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक रोगों समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिट हो जाएं, संचरित हो जाएं, वो संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कि सामान्य जुकाम। संक्रामक रोगों में देखिए बहुत आम रोग हैं और ये हम सबको कभी न कभी होते रहते हैं। और संक्रामक रोगों की अगर घातक रोगों की बात करूँ तो एड्स एक काफ़ी घातक रोग है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो दूसरे व्यक्तियों में आसानी से संचरित ना होते हों। कैंसर इसका सबसे घातक रोग है असंक्रामक रोग का। नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स, अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब हम पढ़ेंगे मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे, देखिए, पैथोजन क्या होते हैं और रोग वाहक यानी वेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं रोगजनक के बारे में, तो ऐसे जीव जो मनुष्य में रोग पैदा करते हैं हम उन्हें पैथोजन या फिर रोगजनक कहते हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया आ सकते हैं, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस जिसको हम बोलते हैं, कवक या फंजाई, प्रोटोजोन, कृमि या फिर हेलमिंथ जिसको बोलते हैं, ये शामिल हो सकते हैं। मनुष्य में ये रोग पैदा करते हैं। अब ये अधिकतर परजीवी होते हैं, क्योंकि ये जो रोगजनक होते हैं वो परपोषी यानी होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं। ये अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप हमें आकृतिक यानी मॉर्फोलॉजिकल और प्रकार्यात्मक क्षति होती है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए जो रोगजनक आंत में प्रवेश करता है उनमें आमाशय यानी स्टमक के निम्न पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह जीवित रह पाएगा। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ वेक्टर के बारे में यानी रोग वाहक के बारे में। रोग वाहक, तो रोग वाहक दरअसल क्या हैं? रोग वाहक वे जीव हैं जो रोगजनक को उसके परपोषी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसके होस्ट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मलेरिया में मलेरिया का रोगजनक तो आपका प्लाज्मोडियम है, बट प्लाज्मोडियम को पहुंचाने का कार्य, मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। सो रोग वाहक जो हैं वो ऐसे जीव हैं जो रोगजनक को परपोषी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम एक एक करके देखिए कुछ सामान्य रोगों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला आता है टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण। और ये टाइफाइड जो होता है वो कंटामिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है। टाइफाइड का जो रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी, और वहाँ से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुँच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं। सामान्य लक्षण क्या हैं? सबसे पहला कि हाई फीवर रहता है, लगभग 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वीकनेस, कमज़ोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। गंभीर मामलों में आंत में छेद, देखिए सीरियस केसेस में आंत में छेद और मृत्यु तक हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से होती है। देखिए टाइफाइड किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, इसका डिटेक्शन जो होता है वो विडाल टेस्ट के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन दे रखी है, इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलोन, उपनाम जिनका टाइफाइड मैरी था, उनका उल्लेख करना सटीक है। वे पेशे से रसोइयाँ थी और जो खाना बनाती थी उनके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में वह टाइफाइड फैलाती रही। अब नेक्स्ट जो है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी दो बैक्टीरिया होते हैं जिनसे मानव में न्यूमोनिया रोग होता है। देखिए न्यूमोनिया रोग में होता क्या है
न्यूमोनिया में जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनके जो वायु कोष्ठ हैं, एल्विलाई हैं, जिनमें हम सांस लेते हैं तो वायु भरी जाती है, वो संक्रमित हो जाते हैं। और संक्रमण होने के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। बुखार, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में सीरियस केस में देखिए होंठ और हाथ की जो उंगलियां हैं या उंगलियों के नाखून हैं, उनका रंग धूसर से नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों यानी ड्रॉपलेट्स अथवा एयरोसोल, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स को, सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति की गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से हो जाता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य बैक्टीरिया से मतलब जीवाणुवीय रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं अतिसार, पेचिस, डाइसेंट्री, जिसको हम बोलते हैं प्लेग और डिप्थीरिया। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। विषाणुओं का एक ऐसा ही समूह नासा विषाणु राइनोवायरस का है, जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम को फैलाता है, कॉमन कोल्ड। ये नाक, कॉमन कोल्ड में देखिए व्यक्ति का नाक और श्वसन पथ संक्रमित हो जाता है। ध्यान रखेंगे, कॉमन कोल्ड में फेफड़े संक्रमित नहीं होते, केवल नाक और श्वसन पथ संक्रमित होता है। सामान्य जुकाम के अभिलक्षण हैं नासीय संकुलता, नेजल कंजेशन और अस्राव, आंसू हमारे निकलते हैं, कंठदाह, स्वरुरक्षता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट, जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले ड्रॉपलेट्स जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाजों की मूठों, कंप्यूटर की कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो उससे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, मानव में प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में प्रमुख है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक एक छोटे से प्रोटोजोन के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों की बात करूं तो सबसे पहला आपका प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं ये। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अगर कोई पूछे कि प्लाज्मोडियम का सबसे घातक रूप कौन सा है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो दुर्दम यानी मैलिग्नेंट सबसे गंभीर और ये घातक भी हो सकता है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में। प्लाज्मोडियम का जो देखिए मैंने जैसे कि बात की, प्लाज्मोडियम वो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, बट इसका रोग वाहक जो होता है वो मादा एनाफिलीज होता है। तो अब इसका जीवन चक्र के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले देखिए, जब मादा एनाफिलीज मच्छर वो किसी व्यक्ति को काटता है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो मच्छर की लार में उपस्थित रहते हैं और वो स्पोरोजोइट्स अवस्था में होते हैं। और जब मच्छर काटता है किसी व्यक्ति को तो ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में घुस जाते हैं और फिर वहाँ से ब्लड के द्वारा व्यक्ति के यकृत में आ जाते हैं। ठीक, यकृत में ये इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें ग्लाइकोजन चाहिए होता है और ग्लाइकोजन यकृत में पर्याप्त मात्रा में होता है और यहाँ पर ये यकृत में गुणन यानी वृद्धि करते हैं। अलैंगिक रूप से यहाँ पर ये जनन करते हैं और फिर कोशिकाओं को फोड़ देते हैं और रक्त में मोचित ब्लड में छूट जाते हैं। परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं यानी अलैंगिक, वो आरबीसी को अलैंगिक रूप से जनन करते हैं आरबीसी में और उन्हें फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू हो जाता है। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। देखिए, ये नई रक्त कोशिकाओं को भी संक्रमित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद लैंगिक अवस्थाएं शुरू होती हैं। युग्मक जनक लाल रुधिर कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं मादा और नर युग्मक के रूप में। और ये युग्मक जनक जो हैं, जब देखिए युग्मक जनक जो होते हैं तो हमें कोई मतलब हमारे आरबीसी में ये पाए जाते हैं युग्मक जनक। और जब कोई मच्छर जो है वो हमें काटता है तो फिर ये युग्मक जनक उस मच्छर में चले जाते हैं और फिर मच्छर में जाने के बाद इनका जो निषेचन और परिवर्धन होता है वो मच्छर के आमाशय में, स्टमक में होता है और ये फिर परिपक्व संक्रामक अवस्था यानी जीवाणु आंत्र से निकलकर मच्छर की लार में चले जाते हैं और लार ग्रंथियों में स्पोरोजोइट्स के रूप में जमा हो जाते हैं और फिर पुनः मच्छर व्यक्ति को काटता है तो फिर वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं और इस प्रकार से इनका जीवन चक्र चलता रहता है।
चलिए अब इसकी थ्योरी देखते हैं। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जीवाणु संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी जो है वो फट जाती हैं। और लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु यानी टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो टेड्रन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल पर आने वाले उच्च आवर्ती बुखार के लिए उत्तरदायी होता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर जो है किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब परजीवी जो है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु बन जाते हैं और फिर मच्छर की लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। और मच्छर जब फिर दोबारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, फिर उसमें ये मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परपोषियों की ज़रूरत पड़ती है। मादा एनाफिलीज जो है वो रोग वाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाला भी है। मानव की बड़ी आंत में पाए जाने वाले एंटा अमीबा हिस्टोरेटिका, देखिए अब नेक्स्ट रोग के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एंटा अमीबा हिस्टोरेटिका नामक प्रोटोजोन से होने वाले रोग अमीविता यानी अमीवियसिस के बारे में। देखिए अमीवियसिस या अमीविता जिसको हम बोलते हैं वो एंटा अमीबा हिस्टोरेटिका नामक प्रोटोजोन से होता है और इसके लक्षण हैं कब्ज, उदारीय पीड़ा, ऐंठन। और देखिए इसमें अमीविता में अमीवियसिस में अत्यधिक श्लेष मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण, यानी एक प्रकार से खून की पेचिश जो होती है हमें, वो अमीवियसिस जिसको हम बोलते हैं वही होती है। घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं वो इस रोग की शारीरिक वाहक हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती हैं और मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ के संक्रमण, वो खाद्य पदार्थ होते हैं वो संक्रमण के प्रमुख सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य गोल कृमि एस्केरीज और फाइलेरियाई कृमि बुचेरेरियाई से होने वाले कुछ ऐसे कृमि, मतलब ये ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक के रूप में कार्य करते हैं। आंत्र परजीवी एस्केरीज से एस्केरिजिता यानी एस्केरिएसिस नामक रोग होता है, जिसका लक्षण है आंतरिक रक्तस्राव और पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता, आंत्र का अवरोध और इस रोग के ये प्रमुख लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे जो होते हैं वो संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण जो होता है वो संदूषित पानी, शाक सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। नेक्स्ट है बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, बुचेरेरिया मेलाई। ये ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की, आधे पैर की लसिका वाहिकाओं लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं और ये रोग यानी हाथी पाँव रोग या शिलीपद एलिफेंशियसिस अथवा फाइलेरियसिस कहलाता है। तो देखिए बुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई और बुचेरेरिया मेलाई से एक रोग होता है जिसको हम एलिफेंशियसिस या फिर फाइलेरियसिस बोलते हैं। तो इस रोग में होता कुछ यूँ है कि जो हमारे एक बॉडी है ना, हमारी बॉडी की मतलब जो टांग है निचली, उसमें जननिक अंग भी इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। देखिए मैं चित्र से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इस तरह से एलिफेंटियसिस में हमारी एक टांग क्या है एक प्रकार से ख़राब हो जाती है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। शुरुआत में व्यक्ति को बुखार बना रहता है। रोग वाहक मादा मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाते हैं और इस प्रकार से एलिफेंशियसिस होता है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। देखिए कौन कौन से माइक्रोस्पोरम, सबसे पहला ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन जो होते हैं ये वंश जेनेरा के अनेक कवक दाद जो हैं रिंगवर्म जिसको बोलते हैं के लिए उत्तरदायी हैं। ये देखिए दाद इस प्रकार से हमारे शरीर पर चकत्ते विक्षतियाँ सी बन जाती हैं, इसको हम रिंगवर्म बोलते हैं। ये संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और शिरोबल्क, स्कैल्प पर सूखी शल की विक्षतियाँ, स्केली लीजन जिसको बोलते हैं, इस रोग
के प्रमुख लक्षण हैं, देखिए इस प्रकार देख सकते हैं आप। इन वक्षतियों में तेज खुजली होती है। ऊष्मा और नमी इन कवकों के त्वचा के फोल्ड जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद उंगलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाते हैं। अनेक संक्रामक रोगों के लिए अब देखिए क्या क्या हम उपाय अपना सकते हैं उनके कंट्रोल के लिए, उनकी रोकथाम के लिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, खाना, शाक सब्जियों, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थ और मल मूत्र उत्सर्ग एक्सक्रीटा का समुचित निपटान, जलाशय कुंडों, माल कुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई, विसंक्रमण तथा जन खान पान प्रबंध में स्वच्छता के मानक पालन करना जरूरी है। ये उपाय विशेष रूप से वहाँ अनिवार्य हैं जहाँ संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचरित होते हों, जैसे कि टाइफाइड में अमीबिता, एस्केरिस्टा, निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे वायुवाहित एयरबॉर्न जिसको बोलते हैं कि रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपाय और उनके अलावा संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोग वाहकों उनके प्रजनन यानी ब्रीडिंग पर नियंत्रण करना, उन्हें ख़त्म कर देना है। ये लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। घरेलू शीतल यंत्रों जिसको कूलर बोलते हैं की नियमित साफ सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के डिंबकों यानी लार्वा को खाने वाली देखिए मछलियाँ होती हैं गम्बूजिया, देखिए मच्छरों के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली गम्बूजिया जैसी मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ डालने खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और अनूप दलदलों, स्वम्प्स आदि में कीटनाशकों के छिड़काव से किया जा सकता है। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सकें। भारतवर्ष के बहुत से भागों में हाल ही में रोग वाहक वाहित एडीज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलाने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जीव विज्ञान में हुए प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका, वैक्सीन के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और टेटेनस जैसे आदि जो संक्रामक रोग हैं उन्हें काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप 12वें अध्याय में और ज़्यादा पढ़ेंगे। नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने पर आधारित है। प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों के प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया। तो आज की देखिए इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, देखिए प्रतिरक्षा के प्रकार, सबके बारे में, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के बारे में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे।